अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस फ्लावर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कहा जा सकता है। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 32। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। सब कुछ बताने के बाद भी आरुषि के दादाजी जैसे ही उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आरुषि थोड़ी हद तक घबरा सी जाती है। अगर उसके दादाजी को कुछ भी हुई इस माहौल में तो शायद वो कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। वो अपने कमरे में जा चुकी थी, अपनी बहन से बात कर रही थी, लेकिन मन में बस भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि कुछ भी हो जाए दादाजी को कुछ नहीं होना चाहिए। और दादाजी को बस थोड़ा सा इतना स्ट्रेस वगैरह लेने के लिए थोड़ा सा उनका बीपी हाई हो गए थे, अदरवाइज सब नॉर्मल ही थे। इधर वो अब भी दिया से बात कर रही थी। वो दिया को समझा चुकी थी कि दिया इस बारे में जानती है, वो किसी से ना बताए, क्योंकि चीज़ें उस तक ही रहे तो ठीक है। अगर दिया तक पहुँचे, घर वालों को पता चले तो पता नहीं अब इसमें क्या बखड़िया खड़ा हो जाए। यही बात कर रही थी। दिया बहुत सपोर्टिव थी अपनी दी के लिए। कुछ ही देर में एकदम से पूर्वा आती है कमरे में। पूर्वा जैसे आती है तो देखती है दिया एक साइड में बैठी हुई आरुषि को साइड हक करी हुई बैठी थी। पूर्वा आते ही बोलती है दीप वो हाँ आप ठीक है। आरुषि पूर्वा की ओर देखते हुए बोलती कि भाभी मैं ठीक हूँ। दादाजी वो दादाजी ठीक है, वो स्ट्रेस ज़्यादा ले लिए थे शायद, तो डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी है, नींद के इंजेक्शन दिए हैं, अच्छे से नींद ले लेंगे तो सुबह तक ठीक हो जाएंगे। ठीक है, वो देव पापा ने बुलाया है आपको उनके कमरे में। ये बात जैसे ही पूर्वा बोलती है, दिया एकदम से बोलती है कि क्यों भाभी, क्यों बुलाई दी ने? तभी आरुषि बोलती कि दिया अपने कमरे में जाओ। पर दी जाओ बेटा, पढ़ाई है ना, वो कर लो तुम। तभी दिया एकदम से निकलने लगती है कि वो एकदम से खड़ी हो जाती है। खड़ी होते हुए वापस आती है आरुषि के पास और एकदम से उसके कान में बोलती है अच्छा एक बात तो बताओ। क्या? वो उस दिन जो आप स्कूटी में मतलब साइड करके पास्ता की रेसिपी बताई, मतलब आपकी वाली वो थी क्या? जिसमें आरुषि कुछ बोलती तो नहीं, बस स्माइल पास कर देती है। दिया बोलती कि अब पहली बार आप ऐसे हरकतें कर रहे थे तो बाद में समझ आई मुझे। अब जा भी वहाँ से एकदम से चली जाती है दिया और आरुषि पूर्वा के साथ नीचे की ओर आती है। आरुषि की मम्मी पापा की जो कमरा थे वो दादाजी के कमरे से थोड़ा दूर थे, तो शायद इसीलिए बुलाया है कि दादाजी के कान तक कोई बातें ना पहुंच पाए। इधर पूर्वा आरुषि दोनों ही कमरे में जा पहुंचते हैं, जहाँ पर एक साइड पे अखिल एकदम से खड़ा था बड़े गुस्से में। तो आरुषि के पापा बेड पर बैठे थे, आरुषि की मम्मी साइड पर खड़ी थी। कमरे में एंटर करती आरुषि, उसकी नज़रें बस अपने पापा की ओर ही थी। वो किसी और की तरफ देख ही नहीं रही थी, लेकिन बस अपने पापा की ओर एक टक देख रही थी। वो जाके खड़ी होती है। उसके पापा पता नहीं वो थोड़ा अजीब से लग रहे थे, मानो कि उनको शायद अपनी बेटी से इस चीज़ की उम्मीद थी नहीं। और अगर बेटी ऐसे शॉकिंग चीज़ एकदम से सामने रखे तो होता है ना, इंसान थोड़े बौखला जाते हैं कि सिचुएशन में क्या करने होंगे, क्या बोलना चाहिए। शायद आरुषि के पापा के लिए भी उस वक्त वही सिचुएशन थे, लेकिन वो नज़रें उठाकर एक बार आरुषि की ओर देखते ज़रूर है। आरुषि आते बोलते कि जी जी पापा। अखिल कुछ बोलने लगता है, लेकिन उससे पहले ही आरुषि की मम्मी एकदम से हाथ दिखा देती है। एक शब्द भी नहीं बोलेगा। तुम्हारे पापा बात कर रहे हैं ना, खड़े रहो चुपचाप। आरुषि भी शांत थी। उसके पापा आरुषि की ओर देखते बोलते कि
कौन लड़की है? तुम्हारा कोई दोस्त, या कैसे मिले हो वो लड़की के घर? उसके घर में सबको पता है? जैसे ही उसके पापा तरह तरह के सवाल करने लगते हैं, आरुषि चुप हो जाती है। इधर भले ही आरुषि की मम्मी ने अखिल को कुछ बोलने से मना करी थी, लेकिन अखिल अपने पापा के रवैये से वो थोड़ा बहुत बौखला जाता है और एकदम से बोल पड़ता है, कोई महान काम तो करी नहीं इसने पापा, इतनी शांत तरीके से आप इससे बात कर रहे हो, दो चार लगाओ, दिमाग ठिकाने आ जानी चाहिए। और लड़की के बारे में तो ऐसे पूछ रहे हो पापा जैसे कि हम रिश्ता लेके जाने वाले हैं। तभी आरुषि की मम्मी अखिल की ओर बस अपनी आंखें दिखा देती है और अखिल चुप हो जाता है। आरुषि अब भी चुप खड़ी थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या से क्या बताएगी वो, कहाँ से शुरू करेगी और क्या बताएगी, क्योंकि पूरी चीज़ तो बस उलझी हुई है। आरुषि की मम्मी एकदम से बोल पड़ती है, साफ सुन गई क्या? पापा कुछ पूछ रहे हैं, जवाब तो दो। वो पापा क्या? आगे बोलो। पापा वो लड़की के नाम वो माधवी है। माधवी? एकदम से उसकी मम्मी बोलती कि ये नाम सुनी है क्या? एकदम से वो कैप्चर नहीं कर पा रही थी, बहुत बार सुनी है ये नाम, काजल की भाभी है। लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी ना कि दिमाग काम करना बंद हो चुके थे। उनको लग तो रहे थे कि माधवी कहीं पे सुनी है, केवल उनको ही नहीं अखिल को भी लग रहे थे। इधर पूर्वा, भाई दाग देनी पड़ेगी उसकी दिमाग की, इतनी शार्प, वो पूरी पहचान जाती है माधवी। एक्चुअली वो सारा आई थी ना, वो एकदम से शॉक होके बस आरुषि की ओर देख रही थी। आरुषि पूर्वा की नज़रों को समझ जाती है। इधर आरुषि की मम्मी एकदम से बोल पड़ती है, अरे बोलो कुछ, कौन माधवी, कौन है ये, हम में से कोई जानते हैं क्या? आरुषि तो चुप खड़ी थी। उसके पापा एकदम से खड़े होते हैं, बेटा सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं, जवाब भी सीधे सीधे दो। पापा वो माधवी नाम है उनका। क्या करती है, कहाँ पे रहती है, तुम्हारी कोई दोस्त है? दोस्त वो पहली थी पापा, मैं मानती हूँ, वो नहीं मानती। तभी अखिल एकदम से बोल पड़ते हैं कि हाँ आप लवर बन गए ना, दोस्ती से कन्वर्ट होके, कैसे मानेंगे? इधर एकदम से पूर्वा जाती है अखिल के पास और बोलती है कि बस करिए, आप थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते क्या? मम्मी पापा बात कर रहे हैं ना, आप शांत रहिए। इधर आरुषि के पापा बोलते हैं कि बेटा टुकड़ों टुकड़ों में बात करने से अच्छा है कि सीधी और साफ तरीके से बात करो। कौन है लड़की, कहाँ रहती है, तुम्हारी जान पहचान वालों में से कोई है या दोस्त? आरुषि एक लंबी सांस लेती है पहले और एकदम से बोलती कि पापा वो मेरी दोस्त नहीं है, लेकिन दोस्त की रिलेटिव है। कौन सी दोस्त? ये आरुषि की मम्मी बोलती है। तभी आरुषि बोलती कि एक्चुअली वो काजल की भाभी। भाई साहब, जैसे ही वो ये बोलती है, आरुषि की मम्मी की माइंड में तुरंत वो पिंच होती है, क्योंकि माधवी को लेकर कई बार बात हो चुकी थी और सारा को लेकर आई तो थी एक बार वो घर पे। पूरा घर खुशी से झूम उठे थे, बच्ची की पीछे पीछे भाग रहे थे हर कोई। जैसे ही आरुषि की मम्मी ये समझ जाती, वो एकदम से जो बेड साइड पे खड़ी थी, वो एकदम से बेड पे बैठ जाती है अपनी सर पकड़ते हुए। इधर आरुषि के पापा बोलते कि काजल की भाभी मतलब? हाँ पापा, वो
काजल की भाभी माधवी, मैं उन्हीं से प्यार करती हूँ। तभी आरुषि की मम्मी बोलती है कि वो जो विधवा एक बार छोटी बच्ची लेके आई थी, क्या नाम थी, सारा, याद है ना आपको? उसकी माँ जो विधवा है। भाई साहब, ये जब आरुषि के पापा सुनते हैं वो भी एकदम से बेड पर बैठ जाते हैं। इधर अखिल वो एकदम से आते हुए बोलते कि वाह, मतलब आपकी बेटी ने मतलब सारे चीज़ मतलब ठान ही ली है कि एक से बदतर एक नीच हरकतें करेगी। पहले लड़की से प्यार, और लड़की तो क्या, विधवा। आरुषि एकदम से अपने भाई की ओर देखती है और बोलती कि तो इसमें गलत क्या है? हाँ, प्यार करती हूँ, प्यार करना गलत नहीं है। और वो विधवा है तो क्या हुआ, इंसान है। वाह, ज़रा देखिए तो, इतनी घिनौनी हरकतें करने के बावजूद भी इसकी आंखों में ज़रा सा भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपने माँ बाप के सामने ये कह रही है कि एक लड़की से प्यार करते हो, वो लड़की विधवा है जिसकी 5 साल की बेटी है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? और उसी एकदम से होती है, किस बात की शर्म भाई, प्यार करती हूँ। आप भाभी से करते हैं, पापा मम्मी से करते हैं, तभी एकदम से अखिल आके फिर से उसकी गाल पे मतलब थप्पड़ मारनी ही जाएगा, लेकिन इस बार आरुषि हाथ पकड़ लेती है। खबरदार, पहली बार जब आपने थप्पड़ मारे थे ना, वो भाई के हक से मारे थे, लेकिन उसके बाद आप वो हक खो चुके हो। अब आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं, तो अपने हाथ को संभल के रखिए। और एकदम से झटक देती है। शायद कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि आज जैसा दिन कभी भी उनके ज़िंदगी में आए, जैसे कि आरुषि के घर पे हो रहे थे। अब जो माहौल है, आरुषि की दादाजी की जो कंडीशन है, घर के ये माहौल और आरुषि की चीज़ें जिस तरह से सामने आ रहे थे, उसके पापा और उसकी मम्मी दोनों शौक थे। उसके पापा तो अब आरुषि की ओर देखते तक नहीं है, नज़रों को फेर लिए थे। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा आरुषि को तकलीफ़ देती है। आरुषि अपने पापा के पास आती है, ज़मीन में घुटनों पर बैठती है, पापा की हाथ पकड़ते हुए अपने माथे के साथ लगाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। पापा, मुझसे ऐसे नज़रें तो मत फेरिए, मैं आपकी बेटी हूँ। तभी उसके पापा ठीक उसी हालत में उससे अपने हाथ छुड़ा लेते हैं और एकदम से बोलते कि बेटा, मुझे हमेशा तुम पे नाज होते थे कि मेरी आरुषि कभी गलत हो ही नहीं सकती है। वो जो सोचती है, वो जो करती है, वो हमेशा सही सोच कर करती है। लेकिन बेटा, आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरी बेटी ने मेरा कद नीचा कर दिया। शायद एक बेटी कभी नहीं चाहेगी कि अपने बाप से ऐसे शब्द भी सुने। टूटने के हालात पे आ गई थी वो। अपनी पापा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पॉइंट थी आरुषि की, हौसला थी, क्योंकि आरुषि के पापा हर चीज़ में आरुषि को सपोर्ट करते थे, करते आए हैं। लेकिन आज उनके तीखे अल्फाज उसकी पूरी हौसले को तोड़ के रख दिया। वो बस थोड़ी सी पीछे हो जाती है अपनी पापा की ओर, एक टक देख रही थी और एकदम से बोलती कि पापा प्लीज़ एक बार समझने की कोशिश तो करें। बेटा, क्या समझूं? क्या समझने के लिए कुछ है? मैं हमेशा सबको बड़ी गर्व के साथ कहता था कि मेरी बेटी बेटे के बराबर है, बेटे से ज़्यादा समझ उसमें है।
किसी बात की तो चिढ़ है अखिल को। कितनी बार न जाने वो मुझसे शिकायत करा है कि आपको हमेशा अपनी बेटी ही नजर आता है, लेकिन आज मैं गलत साबित हो गया। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया आरुषि, एक ही पल में। बेटा ऐसे सीख तो हमने दिया नहीं तुम्हें। क्या दिखाएंगे मुंह लोगों को, क्या बोलेंगे? आरुषि की मम्मी के भी आंखों में आंसू थे। अब वो एकदम से बोलती कि बस अब बहुत हुआ, बहुत सुन लिया और बहुत कर लिया आपने बात अपनी बेटी से। मना कर रही थी, जानती हूँ ना मैंने पैदा करी है, लेकिन नहीं, आपने कहे कि एक बार फिर बात कर लेते हैं, बेटी समझ जाएंगी। शायद आज के दिन ऐसे होंगे हम में से किसी ने भी नहीं सोचे। और आरुषि तुम बहुत कर लिया तुमने अपनी मन मर्जी। तुम किससे प्यार करती हो, क्या है क्या नहीं है, आगे हमें कुछ भी नहीं समझनी है आरुषि। तुमने अपने हिसाब से बहुत कुछ कर लिया और हमारी ही गलती है। हम दोनों से ही गलती हुई है कि हम दोनों ने तुम्हें हमेशा बेटे का दर्जा दिया, वही फ्रीडम दिया तुम्हें, और उसी की सज़ा तुम हमें दे रहे हो। ठीक है बेटा, लेकिन अब चीज़ें तुम्हारी हिसाब से नहीं होगी। अब इस घर में वही होगी जो मैं चाहती हूँ, और इसमें तुम्हारी मर्जी की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। कल ही मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करूँगी। शादी करो, ये सारी चीज़ अपने दिमाग से अपने आप ही चली जाएगी। ये सब कुछ नहीं होती, बस दिमाग की चीज़ है, दिमाग से निकल जाएगी। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगी। आरुषि अपनी मम्मी की बात सुन के स्तब्ध थी, और वो एकदम से उठती है, अपनी मम्मी के सामने जाके खड़ी होती है। हाँ, वो बोलती कि शादी, हाँ शादी, कल ही बात करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे रिश्ते आए हुए थे तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे पापा के चक्कर में सभी को मना करते आई हूँ। उनकी लाडली की हिसाब से होगी सारी चीज़, और उनकी लाडली ने आज हमें इस मुकाम तक लाके खड़ी कर दी कि अपना सर शर्म से झुक गए। शायद अब सर उठा के ये भी नहीं बोल सकते कि ये हमारी बेटी है। आरुषि एकदम से बोलती है, ऐसा क्या कर दिया मैंने मम्मी कि शर्म से सर झुक गई आपकी? क्या चोरी किया है क्या? किसी के साथ पकड़ी गई? क्या किया क्या मैंने? अरे मैं किसी से प्यार करती हूँ, बस प्यार करना गलत थोड़ी ना है मम्मी। और जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तो करती भी नहीं है। ये बात जैसे ही उसके मम्मी पापा सुनते हैं, उसकी मम्मी तो घूरने लगती है। वो बस इतना ही बोलती है, ये सब मुझे नहीं पता, मैंने जो बोल दिया अब वही होगी। इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो कोई फर्क पड़ती नहीं है। आरुषि भी एकदम से बोलती कि ये आपकी सोच है, लेकिन ऐसा होगी ही नहीं। मैं नहीं कर पाऊंगी शादी, माफ़ कर दीजिए मुझे। और इस मामले में मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। शादी मेरी मर्ज़ी के अनुसार होगी, चाहे वो मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लॉ के अनुसार भी यही है चीज़ें। जैसे ही आरुषि की मम्मी ये सुनती है, वो एकदम से आरुषि को देखने लगती है। क्या बोली तुमने? फिर से बोलना ज़रा। यही कि शादी को लेकर आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। भाई साहब, उसके बाद आरुषि की मम्मी एक दो लगाती है आरुषि को, वो रुकती नहीं है। एक लगाती फिर एक। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई हो तुम? हाँ, इतनी बड़ी, पैदा करके परवरिश देकर इतनी बड़ी करने के बाद आज वो बेटी ये कह रही है। वो बस एक दो लगा रही थी बस। आरुषि की दोनों गाल पूरे लाल हो चुके थे, वाइट स्किन थी उसकी। पूर्वा एकदम से आ जाती है बीच में और अपनी हाथ जोड़ लेती है कि मम्मी प्लीज़ मत मारिए, देखो मम्मी मारने से सल्यूशन नहीं निकलेगी। और क्या मारने से वो मान जाएगी क्या?
तभी आरुषि पूर्वा को थोड़ी साइड हटा देती है। भाभी आप हट जाइए, मारिए। मम्मी आपको मुझे अगर मार भी देनी है ना पूरी मार दीजिए, लेकिन फिर भी मेरी फैसला नहीं बदलेगी। मुझे नहीं पता मेरी प्यार मुकम्मल होगी कि नहीं, बदले में मुझे चाहिए भी नहीं। मैं प्यार करती हूँ वो काफ़ी है, लेकिन शादी मैं कभी करूँगी ही नहीं। अब इसके लिए आप मुझे मार दो, चाहे कुछ भी करो। और मैंने गलत क्या बोली? जिंदगी मेरी है, आगे चल के सारी चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी ना। आप लोगों की बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे बस। अगर मैं कर भी लूँ ना शादी, तो खुद के साथ साथ जिस शख्स से करूँगी ना उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद ही होगी, क्योंकि उसे जो चाहिए होंगे मैं कभी दे ही नहीं पाऊँगी। मम्मी आप मेरे साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बर्बाद करेंगी, तो क्यों करना ऐसा, क्यों करना? इधर तभी आरुषि की गाल पे रख के एक और चाटा आता है। आरुषि जैसे ही सामने की ओर देखती है वो चुप हो जाती है। उसके गाल पर उसकी हाथ थी, क्योंकि सामने वाला शख्स उसके पापा थे। और वो एकदम से बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत की ताक देनी पड़ेंगे। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और तुम ऐसे अपनी माँ से बदतमीजी कर रहे हो। आरुषि अपनी सर झुका लेती है। इधर तभी ध्रुवा जो है वो फिर बोलती कि मम्मी पापा आप दोनों शांत हो जाइए। इतनी ज़ोर से अगर बोलेंगी तो दादाजी तक बात पहुँच ही जाएंगे। और तब तक दिया भी आ चुकी थी। दिया एकदम से वो रो भी रही थी, कुछ हद तक वो देख रही थी कि किस तरह से मम्मी पापा उसे मार रहे हैं। वो आते हुए एकदम से हक कर लेती है आरुषि को। आरुषि अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हुए बोलती क्यों आई है? दी वो मैं ठीक हूँ, तू कमरे में जा। दी पर दिया। तभी आरुषि के पापा बोलते हैं तुम भी जाओ, सब जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। आजकल के बच्चे जिनकी नज़रों में माँ बाप की कोई कदर नहीं होते, कुछ नहीं होते उनकी नज़रों में माँ बाप। पहले तो उनको बड़ा करो, दुनियादारी सिखाओ, इतना बड़ा करो कि खुद के फैसला खुद ले सके और एक दिन ये दिन दिखा सके। निकल जाओ यहाँ से सब। जो अखिल था वो एकदम से पूर्वी के हाथ पकड़ते हुए सब वहाँ से चला जाता है। जो दिया थी वो भी चली जाती है। आरुषि अब भी ठहरी हुई थी। आरुषि के पापा बोलते कि तुमने सुना नहीं, चले जाओ यहाँ से। आरुषि वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चली आती है। बहुत तकलीफ़ हो रही थी उसे। अपनी मम्मी से जितनी भी तीखे शब्द उसने सुने थे वो इतनी बुरी नहीं लगती उसे। भाई ने भी जितने बातें कही वो भी ठीक थे, लेकिन पापा से जितने अल्फाज उसने सुनी उसकी पूरी तरह से हौसला तो टूट ही चुकी थी। पहले से वो अंदर से टूट चुकी थी। प्यार ही तो किया है, इसमें गलत क्या है? और समझौते का रिश्ता जिसकी कोई मायने है ही नहीं। अगर वो कर भी ले शादी तो उसने तो सही कही ना, 2 जिंदगी खराब होगी, उसकी खुद की और वो दूसरा शख्स। वो कमरे में आती है, दरवाज़ा बंद करती है, बहुत रोती है, खूब रोती है। पूरी रात सिमट कर बस रो ही रही थी। इधर उसकी फ़ोन स्विच ऑफ थी। काजल बहुत परेशान थी कि न जाने आखिर बात क्या हो गई। देखते देखते पूरी रात बीत जाता है। अगले दिन हर रोज़ की तरह आज इस घर में वो चहल सहल नहीं होती है, एकदम से शांति थी। बस ब्रेकफास्ट के टाइम दादाजी उठे थे, उनको भी पूरे माहौल का आभास तो थी कि घर पे क्या चल रहा है। आरुषि कमरे से आती ही नहीं है। दिया को कॉलेज जानी थी। अखिल ब्रेकफास्ट करता हुआ बोलता है कि तुझे मैं छोड़ के आऊँगा, और
अपनी दी से ना ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। उससे दूर रहकर संगति का असर हो जाता है। उससे जितना दूर रहेगी उतना ही बेहतर है तेरे लिए। भले के लिए ही बोल रहा हूँ, भाई हूँ तेरा। दिया कुछ नहीं बोलती है। घर का माहौल एक अजीब सही थी। आरुषि के पापा तो ब्रेकफास्ट तक नहीं करते, वो चले जाते हैं। अंदर आरुषि की मम्मी की हालत भी ठीक नहीं थी। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आरुषि की हालत बड़ी नाजुक तो कह ही सकते हैं। ना वो लंच टाइम पे जाती है, ना वो ब्रेकफास्ट, बस कमरे में खुद को बंद रखी थी। बीच बीच में बस पूर्वा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके और दादाजी ने उसको कुछ हद तक चीज़ें खिलाए थे। दादाजी वैसे ऊपर तो नहीं आते, वो कॉल करते हैं पूर्वा के पास। बस जीने के लिए जितना ज़रूरी है शायद उतना। लेकिन 2-3 दिन बाद वो कमरे से निकलती है। ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठती है, लेकिन जैसी वो आके बैठती है अखिल उठ के चला जाता है। अब कैसे उतरेगी खाना ऐसी सिचुएशन में। वो बिना खाए चली जाती है अपनी ट्यूशन वगैरह के लिए। देखते देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। घर के माहौल ऐसे ही चल रहे थे। आरुषि ना किसी से बात कर रही थी, ना कोई उससे बात कर रहे थे। उसका खाना उसके कमरे में देकर आती है पूर्वा। आरुषि की मम्मी तो शायद उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, ना ही उसके पापा, ना ही उसके भाई। ये चीज़ बहुत तकलीफ दे रही थी आरुषि को दिन पर दिन। वो बस जाती थी और आती थी। इन 1 हफ्तों में काजल बहुत बार कोशिश करी थी आरुषि से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन आरुषि उससे बात नहीं करती है। एक दिन तो आरुषि घर पे कॉल कर ली थी आंटी के नंबर पे, और जब उसने कॉल करी तो आंटी की जो टोन थी और उनकी कुछ बातें काजल समझ गई थी। भले ही वो काजल को कुछ तीखे शब्द नहीं बोले थे, लेकिन कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली काजल समझ गई थी। वो समझ चुकी थी कि आरुषि पूरी तरह से घर पे बात कर चुकी है माधवी को लेकर। अब बस काजल को आरुषि से मिलनी थी, लेकिन कैसे, सोचने वाली बात थी, क्योंकि घर पे जाना सही नहीं थी इस वक्त। आज कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ी सी मुझे हेडेक है, ज़्यादा देर में बात नहीं कर पा रही हूँ। सो मिलेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट।